हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रियांशी गुप्ता आप सभी का स्वागत करती हूँ सरकारी जॉब एकेडमी के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म में। हमने शुरू की थी ये कंप्लीट एमपीजीके की सीरीज, जिसमें हम पढ़ रहे थे क्या, जनरल इंट्रोडक्शन। जनरल इंट्रोडक्शन में ये हमारी आज लास्ट क्लास होने वाली है। आज हम पढ़ने वाले हैं क्या, जिले और संभाग के बारे में। मध्य प्रदेश में कितने जिले हैं, कितने संभाग हैं, कैसे कैसे ये सारे जिले बने, है ना। सबसे पहले तो हम ये देख लेते हैं कि अभी तक हम लोगों ने क्या क्या चीजें डिस्कस कर ली हैं। ठीक है, तो आओ देख लेते हैं क्या क्या पढ़ा है। हम लोगों ने पहले मानचित्र देखा था, मैप देखा था, है ना। अवस्थिति देख ली थी, भूआवेष्टित राज्य देख लिए थे। आप लोगों को पता है ना, भारत में टोटल कितने भूआवेष्टित राज्य हैं, तो कितने नंबर है, 5। 5 राज्य जो है वो भूआवेष्टित राज्य है, जिसमें हमारा प्यारा मध्य प्रदेश भी भूआवेष्टित राज्य है। ठीक है, फिर हम लोगों ने अक्षांशीय देशांतरीय विस्तार भी देखा था, मध्य प्रदेश का विस्तार देखा था। मध्य प्रदेश के विस्तार में क्या देखा था, इसकी लंबाई चौड़ाई देखी थी, कितनी है, 605 किलोमीटर उत्तर से दक्षिण और 870 किलोमीटर पूर्व से पश्चिम। इतना ही पढ़ा था ना हम लोगों ने, याद है ना आप लोगों को सारे फैक्ट। फिर हम लोगों ने नामकरण भी देखा था कि मध्य प्रदेश के बहुत सारे नाम रखे गए थे। हमारे ये सेशन जब कंप्लीट हो जाएगा ना, ये पूरे जिले संभाग हम जब कंप्लीट कर लेंगे, तो हम एक पूरा वीडियो रखेंगे किसके बारे में, सारे ऑब्जेक्टिव के बारे में। इन सब से रिलेटेड जितने ऑब्जेक्टिव होंगे, जितने फैक्ट होंगे, हम उसमें ऑब्जेक्टिव लगाते जाएंगे और साथ में हमारा पूरा रिविजन हो जाएगा इस चीज का। ठीक है, पड़ोसी राज्यों के बारे में पढ़ा था हम लोगों ने, अभी कल ही इसको पूरा क्लियर किया था। कितने राज्य हैं, कितने पड़ोसी राज्य हैं मध्य प्रदेश के, तो 5। कौन कौन से थे, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र। ठीक है, फिर हम लोगों ने सीमांत जिले देखे थे। सीमांत जिले कौन कौन से देखे थे, सबसे उत्तरी जिला कौन सा था, तो मुरैना। सबसे दक्षिणी जिला कौन सा था, तो बुरहानपुर। सबसे पश्चिमी जिला कौन सा था यहाँ का, अलीराजपुर। और सबसे पूर्वी जिला कौन सा था, तो सिंगरौली। ठीक है, सीमावर्ती जिले हम लोगों ने देखे थे। सीमावर्ती जिले में क्या क्या देखा था कि उत्तर प्रदेश से लगने वाले जिलों की टोटल संख्या कितनी थी, 14। छत्तीसगढ़ के साथ लगने वाले जिलों की संख्या कितनी थी, तो 7। राजस्थान और महाराष्ट्र के साथ सीमा लगने वाले कितने जिले थे, तो 10-10 थे। और गुजरात का सबसे इजी था, कितने जिले लगते हैं, तो मध्य प्रदेश के गुजरात के साथ 2। कौन कौन से थे, झाबुआ और अलीराजपुर। ये बिल्कुल भी आप लोग मत भूलना। ठीक है, अंतर्वर्ती जिले भी हम लोगों ने देख लिए थे। अंतर्वर्ती जिलों की टोटल संख्या कितनी थी, 18। कितनी थी, तो 18। ठीक है, फिर हम लोगों ने और क्या देखा था, हम लोगों ने 2 राज्यों से लगने वाले जिले भी देखे थे। इनकी कितनी मतलब इनकी टोटल संख्या कितनी थी, तो 6 जिले थे। कौन कौन से 6 जिले थे, एक झाबुआ अलीराजपुर था, यहाँ से सिंगरौली बालाघाट था, और यहाँ ऊपर तरफ कौन सा था, मुरैना, और उसके नीचे तरफ शिवपुरी। ठीक है, मैप आप लोग याद रखना, तो मैप से आप लोगों को बिल्कुल ध्यान रहेगा। फिर हम लोगों ने राजधानियां भी देख ली थी, है ना। क्या क्या देखा था, मध्य प्रदेश की प्रशासनिक राजधानी क्या है, भोपाल है। संगीत राजधानी मैहर है। इंदौर को खेल राजधानी बोलते हैं, व्यवसायिक व्यापारिक राजधानी बोलते हैं। जबलपुर को न्यायिक राजधानी बोलते हैं। इस तरह से हम लोगों ने बहुत सारे फैक्ट पढ़े थे ना। और हम लोगों ने अभी कल पढ़ा था क्या, कर्क रेखा के बारे में कल पढ़ा था। आईएसटी लाइन डिटेल से देखी थी और भौगोलिक केंद्र बिंदु देखे थे। तो थोड़ा सा इनके बारे में हम रिवीजन कर लेते हैं पहले। आओ, क्या क्या देखा था हम लोगों ने कल देखा था, सबसे पहले किसके बारे में देखा था, हम लोगों ने कर्क रेखा के बारे में देखा था। तो कर्क रेखा मैंने आप लोगों को बताई थी, कर्क रेखा है ना, कैंसर लाइन है ना। मैंने आप लोगों को बताई थी कितने डिग्री लाइन होती है ये, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश। कौन सी थी, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश। ये भारत के कितने राज्यों से होकर जाती है, तो भारत के 8 राज्यों से होकर जाती थी। कितने राज्यों से होकर जाती है, भारत के 8 राज्यों से होकर जाती है। कौन कौन से ये 8 राज्य हैं, तो 8 राज्य कौन कौन से थे, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, और कौन सा था, झारखंड था, पश्चिम बंगाल था, और सबसे किनारे के 2 स्टेट थे, कौन कौन से था, त्रिपुरा और मिजोरम। 8 हो गए ना। फिर हम लोगों ने क्या देखा था कि मध्य प्रदेश के कितने जिलों से होकर जाती है ना, तो मध्य प्रदेश के कितने जिलों से होकर जाती थी, तो ये 14 जिलों से होकर जाती थी। कितने जिलों से होकर जाती थी, तो ये 14
जिलों से होकर जाती थी। 14 जिले मैंने आप लोगों को बताए थे ना, यहाँ रतलाम से शुरू होती थी, है ना, रतलाम से शुरू होती थी। कौन कौन सी थी? रतलाम, फिर उज्जैन था, फिर यहाँ आगर मालवा था, आगर मालवा के बाद यहाँ पे कौन सा था? राजगढ़ था, सीहोर था, भोपाल, रायसेन, और कौन सा था? तो विदिशा भी था, सागर, दमोह, जबलपुर, कटनी, और इस साइड 2 जिले कौन से थे आखिरी के? उमरिया और शहडोल। ठीक है, 14 जिले थे। और मैंने यहाँ साथ में आप लोगों को बताया था कि 5 संभाग से भी होकर जाती है ना, बताया था ना मैंने आप लोगों को, 5 संभाग से भी होकर जाती है। 5 संभाग कौन कौन से थे? तो यहाँ पे उज्जैन संभाग था, उज्जैन के बाद यहाँ पास कौन सा संभाग आया था? फिर भोपाल संभाग आया था, है ना, भोपाल संभाग के बाद कौन सा? सागर संभाग था। फिर कौन सा संभाग था? एक शहडोल संभाग भी रहता है ना, और कटनी जबलपुर था, तो जबलपुर एक संभाग है। 5 संभाग हो गए। ठीक है, और फिर मैंने इसमें एक प्लस पॉइंट आप लोगों को बताया था। क्या बताया था? कि भोपाल संभाग जो है, भोपाल संभाग के सभी जिलों से होकर जाती है। भोपाल ऐसा एकमात्र संभाग है जिसके सभी जिलों से होकर कर्क रेखा गुजरती है। भोपाल संभाग के अंदर कौन कौन से जिले थे? 5 जिले थे। कौन कौन सा? भोपाल, विदिशा, रायसेन, राजगढ़ और सीहोर, ये 5 जिलों से होकर कर्क रेखा गुजरती है। ये सारी चीजें हम लोगों ने किसमें देखी थी? ये सारी चीजें हम लोगों ने पढ़ी थी कर्क रेखा के बारे में। फिर हमारा कौन सा पॉइंट था? कर्क रेखा के बाद हम लोगों ने क्या पढ़ा था? आईएसटी लाइन के बारे में पढ़ा था, है ना, आईएसटी लाइन देखी थी। तो आओ थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं आईएसटी लाइन को भी। आईएसटी लाइन, लाइन बोलो, या फिर इसका पूरा नाम क्या है? इंडियन स्टैंडर्ड टाइम लाइन, या फिर भारतीय मानक समय रेखा। भारतीय मानक समय रेखा, इसका मतलब क्या होता है? ये क्या करती है? भारत के मानक समय को निर्धारित करती है। क्या करती है? भारत के मानक समय को निर्धारित करती है। क्या है ये? भारतीय मानक समय रेखा। भारतीय मानक समय रेखा। ठीक है, कितने डिग्री की लाइन थी? तो ये थी 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, है ना, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर मैंने बताई थी ना आप लोगों को। इसमें और कर्क रेखा में, इन दोनों में आप लोग कंफ्यूज मत होना। ठीक है, यहाँ पे देखो थोड़ा सा फिर से बता देती हूँ, रिवीजन करना बहुत जरूरी होता है, ये सब मैं आप लोगों के लिए करवा रही हूँ। ठीक है, कर्क रेखा ये 0 डिग्री लाइन थी, तो यहां से होकर जाती थी कौन सी? 23.5 डिग्री की। ये कौन सी थी? तो ये थी क्या? कर्क रेखा थी। ठीक है, और उसके बाद अगर ये वाली लाइन आप देखोगे तो ये देखो, ये 0 डिग्री हो जाएगी, और यहाँ तरफ आती थी क्या? 82.5 डिग्री। और ये जो 82.5 डिग्री लाइन होती थी, इसे कहते हैं कौन सी? आईएसटी लाइन। ठीक है, जो क्या करती है? भारत के मानक समय को निर्धारित करती है। और इसके बारे में क्या फैक्ट पढ़ा था हम लोगों ने? क्या पढ़ा था हम लोगों ने? कि भारत के कितने राज्यों से होकर जाती है? तो ये भारत के 5 राज्यों से होकर जाती है। कितने राज्यों से होकर जाती है? तो भारत के 5 राज्यों से होकर जाती है। अब ये 5 राज्य कौन कौन से थे? तो सबसे पहले कहां से एंटर करती है ये? ऊपर से उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश के बाद मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश के बाद छत्तीसगढ़, फिर कहा जाती है? उड़ीसा, और उड़ीसा के बाद सबसे आखिरी राज्य कौन सा आता है? तो आता है आंध्र प्रदेश। ठीक है, 5 राज्य हो गए। फिर यहाँ पे मैंने क्या बताया था? ये मध्य प्रदेश से भी होकर जाती है, हमारे प्यारे मध्य प्रदेश से भी होकर जाती है। तो मध्य प्रदेश के कितने जिलों से होकर जाती है? एकमात्र जिला है, आप लोग ये याद रखना, सिर्फ एकमात्र जिला है, और उसका नाम क्या है? सिंगरौली। क्या नाम है? एकमात्र जिले से होकर गुजरती है, और वो एकमात्र जिला कौन सा है? तो सिंगरौली, है ना। एनर्जी कैपिटल मैंने यही बताई थी ना आप लोगों को, सिंगरौली में एक जगह है, क्या नाम बताया था आप लोगों को? कमेंट करके आप लोग ये वाला इसका आप लोग आंसर करना कि एनर्जी कैपिटल किसको बोला जाता है। सिंगरौली के अंदर एक मैंने जगह का नाम बताया था, उसको आपको कमेंट करना है। ठीक है, क्या पढ़ रहे थे हम लोग? आईएसटी लाइन के बारे में देख रहे थे कि मध्य प्रदेश के एकमात्र जिले से होकर जाती है। किस जिले से होकर जाती है? सिंगरौली से। ठीक है, ये हो गया हमारा। और किसके बारे में हम लोग ने? भौगोलिक केंद्र बिंदु देखे थे, है ना। तो आओ थोड़ा सा इसके बारे में भी देख लेते हैं, इसको क्यों ही छोड़ दिया जाए, है ना। भौगोलिक
केंद्र बिंदु। आप लोग भी साथ में रिवीजन करते रहना, ठीक है। भौगोलिक केंद्र बिंदु। चलो जल्दी से इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं, मैप के थ्रू देख लें क्या। ठीक है, इस मैप में देखेंगे तो सबसे पहले मैंने क्या बताया था आप लोगों को, सबसे पहले मैंने कौन सा बताया था, अखंड भारत का केंद्र बिंदु बताया था। कौन सा पॉइंट बताया था मैंने आप लोगों को, अखंड भारत का केंद्र बिंदु। अखंड भारत का केंद्र बिंदु किसे बताया था, तो बैतूल में एक जगह का नाम था, क्या नाम था उसका, बरसाली। बरसाली को बोलते हैं क्या, अखंड भारत का केंद्र बिंदु। दूसरा फैक्ट मैंने क्या बताया था, भौगोलिक भारत का केंद्र बिंदु। क्या बताया था मैंने, भौगोलिक भारत का केंद्र बिंदु। तो यहाँ पे कौन सा जिला है, कटनी। क्या है, कटनी। कटनी में एक जगह है, क्या नाम है उसका, करौंदी। क्या नाम है उस जगह का, करौंदी। जिसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं भौगोलिक भारत का केंद्र बिंदु। और नेक्स्ट पॉइंट मैंने बताया था, यहाँ पे कौन सा जिला है, तो उज्जैन। उज्जैन में एक जगह है, कौन सी है, मंगलनाथ। कौन सी जगह का नाम है, मंगलनाथ। इसको क्या बोलते हैं, तो इसको बोलते हैं पृथ्वी का केंद्र बिंदु। क्या बोलते हैं, पृथ्वी का केंद्र बिंदु। और लास्ट फैक्ट मैंने बताया था, यहाँ पे कौन सा जिला है, सागर। सागर को बोलते हैं क्या, मध्य प्रदेश का केंद्र बिंदु। ठीक है, ये 4 फैक्ट मैंने बताए थे। अखंड भारत का केंद्र बिंदु बताया था बरसाली बैतूल को। भौगोलिक भारत का केंद्र बिंदु किसे बताया था, तो करौंदी कटनी को बताया था। पृथ्वी का केंद्र बिंदु बताया था किसे, उज्जैन को। और मध्य प्रदेश का केंद्र बिंदु बताया था मैंने किसे, सागर को। ठीक है ना, अब तो कोई डाउट नहीं है इनमें। चलो अब आगे देख लेते हैं अपन लोग कि और क्या क्या था। ये हमारा हो गया कंप्लीट। अब आज हम क्या क्या देखने वाले, आज हम सबसे पहले थोड़ा सा देख लेते हैं प्रतीक चिन्ह। अब प्रतीक चिन्ह क्या होते हैं, प्रतीक चिन्ह मतलब जैसे आप लोग पढ़ते हो ना, राजकीय फल क्या है, राजकीय फसल कौन सी है, मध्य प्रदेश का राजकीय गान कौन सा है, ये सारी चीजें हम प्रतीक चिन्ह के अंदर पढ़ते हैं। ठीक है, इसको पढ़ेंगे, फिर हमारा टॉपिक रहेगा क्या, जिले और संभाग। तो चलो देखते हैं। ये रहा हमारा क्या, हमारी स्लाइड आ गई क्या, प्रतीक चिन्ह। ठीक है, चलो देखो, मैंने यहाँ आप लोगों के लिए सब सारी चीजें लिख के रखी है, आओ पढ़ते हैं इसको। ठीक है, सबसे पहले क्या है, राजकीय पशु। राजकीय पशु कौन सा है, तो बारहसिंगा। मध्य प्रदेश का राजकीय पशु क्या है, तो राजकीय पशु क्या है, बारहसिंगा। ये सारी चीजें आप लोगों को याद करते जाना है। ठीक है, इसमें कोई भी लॉजिक नहीं है। इसका वैज्ञानिक नाम क्या है, इसका वैज्ञानिक नाम है रुस्वर्स दुआऊ सेली। क्या है, रुस्वर्स दुआऊ सेली। मध्य प्रदेश का राजकीय पशु क्या है, बारहसिंगा। उसका वैज्ञानिक नाम क्या है, तो रुस्वर्स दुआऊ सेली। प्रजाति कौन सी है, तो ये कौन सी प्रजाति पाई जाती है, ब्रेडरी प्रजाति। कौन सी प्रजाति पाई जाती है, तो ब्रेडरी प्रजाति का पाया जाता है। बाहुल्य क्षेत्र का मतलब होता है कि मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा, मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा ये कहाँ पाया जाता है, बाहुल्य मतलब बहुत ज्यादा। ठीक है, बाहुल्य क्षेत्र यानी सबसे ज्यादा कहाँ पाया जाता है, तो ये पाया जाता है, क्या है, कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, मैं आप लोगों को जब राष्ट्रीय उद्यान पढ़ाऊंगी ना, तब मैं आप लोगों को ये सारी चीजें बताऊंगी। कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, तो ये मंडला और बालाघाट में आता है। मंडला डिस्ट्रिक्ट और बालाघाट के अंतर्गत ये वाला राष्ट्रीय उद्यान आता है। ठीक है, यहाँ पे सबसे ज्यादा बारहसिंगा पाया जाता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट पॉइंट क्या है, एक एक्स्ट्रा पॉइंट लिखा हुआ है इसमें, क्या, कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान ने 2017 में, कब, 2017 में भूर सिंह द बारहसिंगा, क्या नाम है, भूर सिंह द बारहसिंगा नाम से अपना क्या जारी किया है इसने, शुभंकर जारी किया है। क्या जारी किया है, तो इसने शुभंकर जारी किया है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ये कई बार पूछा जाता है कि सबसे पहला मतलब कि राजकीय पशु का शुभंकर किसने जारी किया है, तो कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान ने जारी किया है। कब जारी किया है, 2017 में। क्या नाम रखा है उसका, भूर सिंह बारहसिंगा नाम से। और इसका डिजाइन बना है, इसका नाम अगर आप लोग याद रख सको
तो उनका नाम है रोहन चक्रवर्ती। क्या नाम है उनका? रोहन चक्रवर्ती। इसका डिजाइन किसने बनाया है? तो रोहन चक्रवर्ती जी ने बनाया, ठीक है, शुभंकर के रूप में इसे जारी किया, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्या है? ये हो गया राजकीय पशु। अब हम देख लेते हैं क्या मध्य प्रदेश का राजकीय पक्षी। राजकीय पक्षी क्या है? तो दूधराज। इसे एक और नाम दिया जाता है, क्या बोला जाता है? तो इसे शाह बुलबुल। क्या बोला जाता है? शाह बुलबुल। या तो आप दूधराज बोलो या तो क्या बोलो? शाह बुलबुल बोलो। इसका वैज्ञानिक नाम लिखा हुआ है, क्या लिखा है? टर्पसिफोनी पैराडाइसे। क्या है? टर्पसिफोनी पैराडाइसे। थोड़ा सा आप लोगों को ये साइंटिफिक नेम जो है ना, ये याद करने में प्रॉब्लम होगी, लेकिन फिर भी आप लोग जब रिवाइज करते रहोगे ना, बार बार मैं ही रिवाइज करवा दूंगी आप लोगों को कई बारी, तो ये क्या होगा, धीरे धीरे करके आपको याद हो जाएगा, ठीक है। क्या है वैज्ञानिक नाम? क्या है? तो टर्पसिफोनी पैराडाइसे। ये किस क्षेत्र में सबसे ज्यादा पाया जाता है? तो पश्चिमी मध्य प्रदेश में। जब ये मध्य प्रदेश बनाते हैं ना हम अपना ऐसे करके, तो ये कहाँ पाया जाता है सबसे ज्यादा? सबसे ज्यादा कहाँ पाया जाता है? तो ये पश्चिमी मध्य प्रदेश में पाया जाता है, ठीक है। राजकीय क्या पक्षी की बात कर रहे थे? राजकीय पक्षी सबसे ज्यादा कहाँ होता है? तो मध्य प्रदेश के पश्चिमी साइड में होता है, ठीक है। और ये दो जगह के नाम लिखे हैं, क्या लिखा हुआ है देखो, सरदारपुर अभयारण्य है, ये कहाँ है? धार में, यहाँ पे मेनली पाया जाता है ये। और एक सैलाना अभयारण्य है जो कहाँ है? रतलाम में, यहाँ मेनली पाया जाता है। आप लोगों को पता है ना रतलाम और धार जिला कहाँ पे है? रतलाम यहाँ पे आता है, धार यहाँ पे आता है, ये पश्चिमी ही कहलाता है ना, पश्चिमी ही कहलाता है ना, मध्य प्रदेश का पश्चिमी क्षेत्र, ठीक है। इसीलिए बोलते हैं कि मध्य प्रदेश के पश्चिमी क्षेत्र में बाहुल्य रूप से राजकीय पक्षी पाए जाते हैं। राजकीय पक्षी क्या है? तो दूधराज या शाह बुलबुल। उसका वैज्ञानिक नाम क्या है? टर्पसिफोनी पैराडाइसे, ठीक है। नेक्स्ट फैक्ट में जाते हैं। देखो आगे क्या है, राजकीय पुष्प के बारे में अब हम लोग देखते हैं, ठीक है। राजकीय पुष्प या फूल क्या है? तो सफेद लिली। क्या है? सफेद लिली। देखो मैंने आप लोगों के लिए ना इमेज भी लगा दी है कि थोड़ा सा आप लोग देखोगे ना तो जल्दी याद हो जाएगा। राजकीय पुष्प क्या है? सफेद लिली। इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? तो लिलियम कैंडिडम। क्या है इसका वैज्ञानिक नाम? लिलियम कैंडिडम। और ये कहाँ पाया जाता है? तो ये संपूर्ण मध्य प्रदेश में पाया जाता है, यानी कि मेनली कोई एक जगह पर्टिकुलर नहीं है, ये पूरे मध्य प्रदेश में पाया जाता है। क्या है राजकीय पुष्प? सफेद लिली, ठीक है। फिर देखते हैं क्या राजकीय वृक्ष के बारे में। राजकीय वृक्ष क्या है? तो बरगद। राजकीय वृक्ष क्या है? बरगद। इसका वैज्ञानिक नाम देखो क्या है? वैज्ञानिक नाम है फाइकस वैनगैलिसिस। क्या है? फाइकस वैनगैलिसिस, ठीक है। और ये भी कहाँ पाया जाता है? तो ये भी कहाँ पाया जाता है? संपूर्ण मध्य प्रदेश में। कहाँ पाया जाता है ये? संपूर्ण मध्य प्रदेश में, ठीक है। राजकीय पुष्प पढ़ा सफेद लिली, राजकीय वृक्ष हो गया क्या? बरगद, ठीक है। अब आगे देख लेते हैं। ये देखो क्या है राजकीय फल। राजकीय फल क्या है? आम। राजकीय फल क्या है? आम। इसका वैज्ञानिक नाम, वानस्पतिक नाम तो आप लोगों को पता होगा, कई बार आप लोगों ने पढ़ा होगा शायद, है ना, मैंगीफेरा इंडिका। क्या है? मैंगीफेरा इंडिका। आम को क्या बोलते हैं? मैंगो बोलते हैं ना, तो मैंगो से आप लोग याद कर सकते हो मैंगीफेरा इंडिका, ठीक है। राजकीय फल क्या है? आम है। इसका वानस्पतिक नाम क्या है? तो मैंगीफेरा इंडिका। ये भी कहाँ पाया जाता है? तो संपूर्ण मध्य प्रदेश में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? संपूर्ण मध्य प्रदेश में मिल जाता है, ठीक है। और फिर इसमें प्रमुख प्रजाति लिखी हुई है, एक लिखी हुई है, कौन सी? ये याद रखना, यहां से क्वेश्चन बन जाता है, नूरजहां, ठीक है। नूरजहां प्रजाति है, आम की एक प्रजाति है जिसका नाम क्या है? नूरजहां। और ये मेनली कहाँ पाया जाता है? तो ये पाया जाता है कहाँ? अलीराजपुर में। मध्य प्रदेश का सबसे पश्चिमी जिला है अलीराजपुर। क्या है? मध्य प्रदेश का सबसे पश्चिमी जिला। और यहीं पाया जाता है क्या? नूरजहां प्रजाति का आम। और एक है कौन सा? सुंदरजा आम। क्या है? सुंदरजा आम। ये कहाँ पाया जाता है? तो ये रीवा जिले में पाया जाता है। अभी इसे 2023 में ना जीआई टैग भी दिया गया है। कब दिया गया है? 2023 में इसे जीआई टैग दिया गया है, ठीक है। तो क्या नाम है? सुंदरजा आम। कहाँ पाया जाता है? तो ये रीवा में पाया जाता है। और एक और फैक्ट लिखा हुआ है आप लोगों के लिए, मध्य प्रदेश आम अनुसंधान केंद्र।
मध्य प्रदेश आम, ये जो दो फैक्ट है ना, एक ये इसकी प्रजाति हो गई और एक ये है मध्य प्रदेश का आम अनुसंधान केंद्र, यहीं से मेनली क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। तो मध्य प्रदेश का आम अनुसंधान केंद्र कहाँ है? गोविंदगढ़ में। कहाँ है? गोविंदगढ़ में। और ये गोविंदगढ़ जगह कहाँ है? तो ये गोविंदगढ़ जगह है कहाँ? रीवा में। ये कहाँ है? रीवा में, ठीक है ना। आ गया ना ये समझ में। राजकीय फल क्या है? आम है। इसका वानस्पतिक नाम क्या है? तो मैंगीफेरा इंडिका। ये मध्य प्रदेश में, संपूर्ण मध्य प्रदेश में पाया जाता है और इसकी दो प्रजातियां प्रमुख रूप से मध्य प्रदेश में पाई जाती है, एक नूरजहां है और एक सुंदरजहां है, ठीक है। तो नूरजहां कहाँ पाई जाती है? अलीराजपुर में पाई जाती है और सुंदरजहां आम जो है वो कहाँ पाया जाता है? रीवा में पाया जाता है। और एक फैक्ट और क्या बताया? मध्य प्रदेश का आम अनुसंधान केंद्र। तो आम अनुसंधान केंद्र कहाँ है? तो ये है कहाँ? गोविंदगढ़ रीवा में। कहाँ है? गोविंदगढ़ रीवा में। बार बार बोलते रहो तो ही याद होगा, ठीक है। देखो अब नेक्स्ट फैक्ट क्या है? नेक्स्ट क्या है? राजकीय फसल। क्या है? राजकीय फसल। क्या है मध्य प्रदेश की राजकीय फसल? सोयाबीन, ठीक है ना। मैंने जब मध्य प्रदेश के नामकरण पढ़ाए थे तब मैंने वहां पे आप लोगों को एक नाम बताया था, क्या? सोया स्टेट बताया था ना। सोने वाला सोया नहीं, ये सोयाबीन वाला सोया था, ठीक है। सोया स्टेट। सोया स्टेट क्यों बोला जाता है? क्योंकि यहाँ पे सबसे ज्यादा सोयाबीन का उत्पादन होता है। इसी आधार पर मध्य प्रदेश की राजकीय फसल किसे घोषित किया गया है? सोयाबीन को। किसे बनाया गया है? तो राजकीय फसल क्या है? सोयाबीन, ठीक है। इसका वानस्पतिक नाम अगर आप याद रखोगे तो क्या है? ग्लाइसिन मैक्स। क्या है? ग्लाइसिन मैक्स। और ये सबसे ज्यादा कहाँ पाई जाती है? मालवा में। और मालवा क्षेत्र कहाँ आता है? तो मध्य प्रदेश का जो पश्चिमी मध्य प्रदेश है उस तरफ का क्षेत्र क्या कहलाता है? मालवा, ठीक है। अभी हम मध्य प्रदेश का भौतिक विभाजन पढ़ेंगे, बस 2 दिन बाद ये क्लास होगी मध्य प्रदेश के भौतिक विभाजन की, तब हम वहां पे मालवा के पठार को डिटेल से पढ़ेंगे, ठीक है। आप लोगों को फिर कोई डाउट नहीं रहेगा, ठीक है। तो सोयाबीन मैक्सिमम कहाँ पाई जाती है? ये किस क्षेत्र में पाई जाती है? मालवा क्षेत्र में, ठीक है। इसकी प्रमुख किस्में कौन कौन सी है? प्रसाद, प्रतिकार, अहिल्या, अलंकार, और भी आप याद रख सकते हो तो एक समृद्धि भी होती है, ठीक है। क्या पढ़ा हम लोगों ने? राजकीय फसल पढ़ी। क्या है राजकीय फसल? सोयाबीन। इसका वानस्पतिक नाम क्या है? तो ग्लाइसिन मैक्स। इसकी और प्रजातियां कौन कौन सी है? तो प्रसाद, प्रतिकार, अहिल्या, अलंकार, ये। और ये कहाँ पाया जाता है? तो इसका बाहुल्य क्षेत्र क्या है? मालवा, यानी पश्चिमी मध्य प्रदेश। आप मालवा बोल सकते हो या फिर पश्चिमी मध्य प्रदेश बोलोगे ना तो वो भी गलत नहीं है, ठीक है। पश्चिमी मध्य प्रदेश, ठीक है ना। अब चलो देख लेते हैं कहाँ आगे की और क्या क्या है। नेक्स्ट फैक्ट है क्या? राजकीय मछली। क्या है? राजकीय मछली। मध्य प्रदेश की राजकीय मछली क्या है? तो महाशीर। क्या है मध्य प्रदेश की राजकीय मछली? महाशीर। इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? तो इसका वैज्ञानिक नाम है टोर प्यूटिटोरा। क्या है? टोर प्यूटिटोरा। आप लोगों को थोड़ा थोड़ा करके आप लोग इसको याद करो। राजकीय मछली क्या है? महाशीर। इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? तो टोर प्यूटिटोरा, ठीक है। इसे घोषित कब किया गया है? इसे घोषित किया गया है 2011 में। कब घोषित किया गया है इसे? 2011 में। ये फैक्ट याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फिर क्या है? बाहुल्य क्षेत्र की बात की जाए तो कहाँ पाई जाती है? नर्मदा नदी में। मैक्सिमम कहाँ पाई जाती है? नर्मदा नदी में। और नर्मदा नदी का भी कौन सा क्षेत्र? खंडवा खरगोन साइड का, ठीक है। ऐसे आप अगर मैप बनाओगे ना मध्य प्रदेश का, तो यहाँ से आप लोगों को पता है यहाँ अमरकंटक से निकलती है नर्मदा नदी, ऐसे करके बहती है ना। तो यहाँ पास ये जो खंडवा खरगोन पड़ता है, यहाँ पे मैक्सिमम पाई जाती है क्या? राजकीय मछली। राजकीय मछली का नाम क्या है? तो महाशीर। इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? तो टोर प्यूटिटोरा। फिर एक और एक्स्ट्रा फैक्ट है, क्या लिखा हुआ है? महाशीर प्रजनन केंद्र। क्या लिखा हुआ है? महाशीर प्रजनन केंद्र। तो ये कहाँ है? ये है बड़वाह में। कहाँ है ये? बड़वाह में। बड़वाह एक जगह आती है, ये शायद खरगोन के पास आता है। मैं इसको एक बार कंफर्म कर दूंगी, ये खंडवा या खरगोन, इन्हीं दोनों में से कोई एक जगह ये जगह पड़ती है जहां क्या है? महाशीर प्रजनन केंद्र,
ठीक है, अब तो नहीं भूलेगा ये चीजें। फिर नेक्स्ट देख लेते हैं। फिर क्या है, राजकीय खेल। क्या है मध्य प्रदेश का राजकीय खेल? राजकीय खेल क्या है? मलखंभ। राजकीय खेल क्या है? मलखंभ। देखो कई लोगों को नहीं पता होगा मलखंभ। देखो मैंने इमेज लगाई, ये एक बहुत लंबा सा पोल जैसा होता है, उसमें लोग ये सारी चीजें करते हैं। इस खेल का नाम क्या है? तो मलखंभ। इसे क्या घोषित किया गया? मध्य प्रदेश का राजकीय खेल। और इसे कब घोषित किया गया है? तो इसे घोषित किया गया कब? 2013 में। अभी मैंने इसके पहले क्या बताया था? राजकीय मछली बताई थी। क्या बताई थी? राजकीय मछली। राजकीय मछली मैंने क्या बताई थी? महासीर। और महासीर को कब घोषित किया गया था? तो इसे घोषित किया गया था कब? 2011 में। और हम यहाँ पे किसकी बात कर रहे हैं? राजकीय खेल की। राजकीय खेल कब घोषित किया गया है? तो 2013 में। ठीक है ना। और ये किस क्षेत्र में होता है? मेनली ये होता है कहाँ? मालवा में। ठीक है, कहाँ होता है? तो ये मेनली होता है कहाँ? मालवा में। इसकी एक एकेडमी है जो कहाँ है? उज्जैन में। कभी अगर आप लोगों से पूछ लिया जाता है कि मध्य प्रदेश मलखंभ एकेडमी कहाँ है, तो आप उसका आंसर क्या लगाओगे? उज्जैन। क्या लगाओगे आप लोग? उज्जैन। महाकाल की नगरी उज्जैन। ठीक है। फिर एक एक्स्ट्रा फैक्ट में क्या लिखा हुआ है कि मध्य प्रदेश के द्वारा प्रभाष जोशी सम्मान दिया जाता है। ठीक है, किस क्षेत्र में दिया जाता है? इसी क्षेत्र में। किस क्षेत्र में? मलखंभ के ही क्षेत्र में। ठीक है, कौन सा सम्मान दिया जाता है? प्रभाष जोशी सम्मान। ये भी कब से शुरू किया गया? ये भी 2013 से ही शुरू किया गया है। कब से देना शुरू किया गया है? इसे भी 2013 से। ठीक है, मुझे अच्छे से याद नहीं है, लेकिन जहां तक है अजय वक्तारिया जी हैं जिन्हें सबसे पहले दिया गया था प्रभाष जोशी सम्मान। क्या नाम था उनका? अजय वक्तारिया। ठीक है, ये सारी चीजें क्लियर हो गई ना। थोड़ा सा इसको रिवाइज कर लेते हैं कि अभी हम लोगों ने पढ़ा क्या क्या है। ठीक है, यहाँ पे देखो आप लोग, भूलना नहीं है, इसलिए मैं आप लोगों को सारी चीजें क्या कर रही हूँ? रिवाइज करवा रही हूँ। ठीक है, क्या है? सबसे पहले हम लोगों ने क्या देखा था? राजकीय पशु देखा था, है ना। राजकीय पशु। राजकीय पशु का नाम क्या पढ़ा था हम लोगों ने? बारहसिंघा। क्या पढ़ा था? बारहसिंघा। ठीक है, और इसका वैज्ञानिक नाम क्या पढ़ा था? तो रुस्वर्स दुवाऊ सेली। क्या पढ़ा था? रुस्वर्स दुवाऊ सेली। फिर हम लोगों ने क्या पढ़ा था? राजकीय पक्षी पढ़ा था। क्या पढ़ा था? राजकीय पक्षी, है ना। राजकीय पक्षी क्या था उसका नाम? शाह बुलबुल। क्या पढ़ा था नाम उसका? एक शाह बुलबुल। और इसका एक दूसरा नाम भी था। क्या नाम था इसका? एक दूसरा नाम क्या था? क्या नाम था दूसरा नाम? दूध राज। क्या था? दूध राज। ये हो गया क्या? राजकीय पक्षी। फिर हम लोगों ने एक फैक्ट क्या पढ़ा था? राजकीय वृक्ष पढ़ा था हम लोगों ने। क्या पढ़ा था? राजकीय वृक्ष। राजकीय वृक्ष क्या पढ़ा था? तो राजकीय वृक्ष क्या है? तो ये है बरगद। क्या है? बरगद। ठीक है, फिर क्या पढ़ा था हम लोगों ने? राजकीय पुष्प भी पढ़ा था। राजकीय पुष्प क्या था? तो सफेद लिली। ठीक है, राजकीय पुष्प क्या नाम बताया था मैंने? सफेद लिली, लिलियम कैंडिडम। इसका क्या नाम था? वो वैज्ञानिक नाम लिलियम कैंडिडम। अरे ये तो गड़बड़ लिख गया, सफेद लिली। ठीक है, यहाँ पे एक फैक्ट आप लोग ये याद रखना कि ये जो है ना, ये आप लोगों को दिख रहा है ना, ये राजकीय पशु, राजकीय पक्षी और राजकीय वृक्ष, इन तीनों को कब घोषित किया गया था? तो इन तीनों को घोषित किया गया था कब? 1 नवंबर 1981 को। कब घोषित किया गया था? तो 1 नवंबर 1981 को, जब मध्य प्रदेश का 25वां स्थापना दिवस मनाया जा रहा था। मध्य प्रदेश की स्थापना कब हुई थी? तो मध्य प्रदेश की स्थापना हुई थी कब? 1 नवंबर 1956 को। कब हुई थी? 1 नवंबर 1956 को। 1 नवंबर 1956। उसके बाद जब 25वां वर्षगांठ मनाया जा रहा था, कब? सॉरी 1981 में। कब मनाया जा रहा था? 1981 में। तब ये तीनों को, किन तीनों को? राजकीय पशु, राजकीय पक्षी और राजकीय वृक्ष को घोषित किया गया था कि ये हमारे
प्रतीक चिन्ह होंगे। ठीक है, ये डेट याद रखना आप लोग। ठीक है, इसलिए मैं इस पे आप लोगों को जोर दे के बता रही हूँ। 1 नवंबर 1981। ठीक है, और फिर हम लोगों ने अभी और क्या देखा था, एक फैक्ट हम लोगों ने अभी देखा था, क्या, राजकीय मछली। क्या देखा था, राजकीय मछली। क्या नाम था उसका, राजकीय मछली क्या थी, राजकीय मछली क्या नाम था उसका, तो महासीर। क्या थी, महाशीर। और इसका नाम क्या था, वैज्ञानिक नाम क्या था इसका, टोर प्यूटिटोरा। क्या था, टोर प्यूटिटोरा। और इसे कब घोषित किया गया था, ये तो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कब घोषित किया गया था, तो इसे घोषित किया गया था 2011 में। कब घोषित किया गया था, 2011 में। फिर एक और मैंने फैक्ट बताया था, क्या नाम था, क्या था वो, राजकीय खेल। अभी अभी मैंने बताया ना आप लोगों को, क्या था, राजकीय खेल। क्या था, तो राजकीय खेल मलखम्ब। क्या है, राजकीय खेल मलखम्ब। राजकीय खेल क्या है, तो मलखम्ब। और इसे कब घोषित किया गया है, ये भी याद रखना है आप लोगों को, कब घोषित किया गया है, 2013 में। और मैंने बताया था कि इसकी एक एकेडमी है। क्या है, एकेडमी। कहाँ है मलखम्ब एकेडमी, कहाँ है, मध्य प्रदेश में। तो मध्य प्रदेश में मलखम्ब एकेडमी मैंने अभी अभी आप लोगों को बताई है, कहाँ है ये, उज्जैन में। कहाँ है ये, उज्जैन में। ठीक है, और मैंने आप लोगों को ये भी बताया कि इस क्षेत्र में एक क्या पुरस्कार दिया जाता है, एक सम्मान दिया जाता है, जिसका क्या नाम है, तो प्रभाष जोशी सम्मान। क्या नाम है उसका, प्रभाष जोशी सम्मान। ठीक है, ये भी 2013 में ही शुरू किया गया है। कोई डाउट तो नहीं है ना, रिवीजन भी करते जा रहे हैं हम साथ में। फिर चलो आगे देखो, ये हम लोगों ने पढ़ लिया। अब हमारा आता है क्या, प्रतीक चिन्ह के बारे में। क्या, राजकीय प्रतीक चिन्ह। तो देखो देखते हैं, अब किसके बारे में देखते हैं, राजकीय चिन्ह के बारे में देखते हैं। देखो मैंने आप लोगों के लिए ये इमेज लगा के रखी, ये इमेज लगाई है ना। अब इसको आप लोग देखते जाना साथ में, और यहाँ पे हम पढ़ते जाएंगे। ठीक है, तो आप लोगों को बिल्कुल याद हो जाएगा। एक भी आप लोगों को ऐसा नहीं है कि अलग से आप लोगों को याद करना पड़े, बस इस इमेज को आप लोग याद रखोगे ना, तो ये सारी चीजें अपने आप याद हो जाएंगी। ठीक है, देखो इसमें सबसे पहले, इसमें देखो सबसे बाहर क्या बना हुआ है, ये जो ये पंखुड़ियां बनी हुई है ना, ये बाहर बनी हुई है, ये कितनी है, तो ये 24 है। कितनी है, 24 अंकित की गई है। ठीक है, तो वही चीज इसमें लिखा है, देखो इसमें सबसे बाहर 24 स्तूप अंकित है। इन पंखुड़ियों को क्या बोलते हैं, स्तूप। कितने हैं, 24। ठीक है, फिर दूसरी लाइन क्या है, इसके बाद एक वृत्त है जो तरक्की और असीम संभावनाओं का प्रतीक है। ठीक है, इसके बाद एक वृत्त बना हुआ है ना, देखो ये आप लोगों को ये गोला दिख रहा होगा, ये मैं आप लोगों के लिए ही बना रही हूं, देखते जाना। ठीक है ना, ये एक क्या है, वृत्त। ठीक है, ये बाहर क्या हो गए, 24 स्तूप हो गए, उसके बाद एक क्या हो गया, एक वृत्त हो गया। फिर क्या लिखा हुआ है, इस वृत्त में मध्य प्रदेश शासन। क्या लिखा हुआ है, इसमें लिखा हुआ है क्या, मध्य प्रदेश शासन। और क्या लिखा हुआ है, सत्यमेव जयते। मध्य प्रदेश शासन और सत्यमेव जयते लिखा हुआ है। देखो यहाँ पे ये लिखा हुआ है क्या, मध्य प्रदेश शासन लिखा हुआ है ये, और ये लिखा हुआ है क्या, सत्यमेव जयते। दिख रहा है ना आप लोगों को। फिर आगे देखो, आगे देखो ये क्या लिखा हुआ है, राज्य की प्रमुख फसलें कौन कौन सी, गेहूं और धान की बालियां, इनको अंकित किया गया है किसमें, राजकीय चिन्ह में। यहाँ पे देखो गेहूं, और ये देखो ये बनी हुई है ना, ये बनी हुई है, एक तरफ है गेहूं और एक तरफ क्या है, धान की बाली। ठीक है ना, ये वाला फैक्ट हो गया, गेहूं और धान की बालियों को क्या किया गया है, अंकित किया गया। फिर क्या है, केंद्रीय वृत्त में अशोक स्तंभ की सिंह आकृति बनी हुई है। देखो यहाँ कहाँ पे बनी हुई, ये देखो ये सिंह आकृति बनी हुई है, दिख रही है आप लोगों को। इस वृत्त के अंदर एक अशोक स्तंभ की आकृति बनी हुई है। और क्या लिखा हुआ है, और लिखा हुआ है यहाँ पे राजकीय वृक्ष बरगद को दिखाया गया है। ठीक है, राजकीय वृक्ष हम लोगों ने पढ़ा था ना, क्या है राजकीय वृक्ष, बरगद। और राजकीय वृक्ष बरगद को क्या किया गया है, यहाँ पे दिखाया गया है। कहाँ गया, ये है, ये देखो पीछे दिख रहा है ना आप लोगों को, ये
अशोक स्तंभ के पीछे जो दिख रहा है एक वृक्ष जैसा दिख रहा होगा, वो कौन सा वृक्ष है? तो वो बरगद का वृक्ष है। ठीक है, ये हो गया क्या हमारा राजकीय चिन्ह। सबसे पहले क्या है? तो 24 स्तूप अंकित है बाहर तरफ। उसके बाद एक वृत्त है जिसमें मध्य प्रदेश शासन और सत्यमेव जयते लिखा हुआ है, और दो किनारे किनारे फसलें बताई गई है। एक तरफ गेहूं है और एक तरफ क्या है? धान की बालियों को अंकित किया गया। फिर अंदर एक केंद्रीय वृत्त है जिसके अंदर अशोक स्तंभ की आकृति बनाई गई है, और क्या है? राजकीय वृक्ष बरगद को दिखाया गया है। ठीक है ना, ये चीजें हो गई। फिर आगे देखो, ये भी हो गया ना हमारा। फिर क्या है? ये है क्या है? मध्य प्रदेश गान। क्या है? मध्य प्रदेश गान। आप लोगों ने सुना होगा ना, सबका दाता सबका साथी मेरा मध्य प्रदेश, है ना? ये वाला गीत जो है ये क्या है? मध्य प्रदेश गान। और इसे घोषित कब किया गया? ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है। ठीक है, कि इसे घोषित कब किया गया? तो इसे घोषित किया गया है कब? 2010-11। 2011 से याद आया आप लोगों को? राजकीय मछली को कब घोषित किया गया था? 2011 में। ठीक है, और राजकीय खेल को कब घोषित किया गया था? तो राजकीय खेल मलखंभ को घोषित किया गया था 2013 में। ठीक है, वैसे ही मध्य प्रदेश गान को कब घोषित किया गया है? तो 2010-11 में। इस गीत के रचनाकार कौन है? ये वाला जो गीत है ना, मध्य प्रदेश गान सबका दाता सबका साथी, तो इसके रचनाकार कौन है? तो इसके रचनाकार कौन है? महेश श्रीवास्तव। कौन है? महेश श्रीवास्तव। ठीक है, और इसे गाया किसने है? तो इसे गाया है किसने? शान ने। किसने गाया है? शान। इनका पूरा नाम क्या है? तो इनका पूरा नाम है शांतनु मुखर्जी। क्या है नाम इनका पूरा? शांतनु मुखर्जी। ठीक है, कोई डाउट तो नहीं है? मध्य प्रदेश गान कौन सा है? ये वाला, सबका दाता सबका साथी मेरा मध्य प्रदेश। ठीक है, ये हो गया हमारा क्या? ये पूरा हो गया हमारा प्रतीक चिन्ह की, ये हो गई हमारी पूरी कहानी। ठीक है ना, मैंने एक एक चीज आप लोगों को बहुत अच्छे से समझा दी है। ठीक है ना, एक एक चीज मैंने बहुत अच्छे से समझा दी है ना आप लोगों को। सारे प्रतीक चिन्हों के बारे में मैंने अच्छे से आप लोगों को बता दिया है। क्या क्या बताया मैंने? पहले राजकीय पशु बताया था। राजकीय पशु क्या था? तो राजकीय पशु कौन सा था? बारहसिंघा। क्या था? बारहसिंघा। फिर राजकीय पक्षी बताया था, तो क्या था? दूधराज, या उसका एक दूसरा नाम था क्या? शाह बुलबुल। फिर तीसरा मैंने क्या बताया था? राजकीय फल बताया था आम। राजकीय फसल कौन सी बताई थी मैंने? सोयाबीन। उसका वानस्पतिक नाम क्या था? तो उसका नाम था क्या? ग्लाइसिन मैक्स। ठीक है, और कहाँ पाई जाती थी? मैक्सिमम मालवा में पाई जाती थी। और क्या बताया था मैंने आप लोगों को? और क्या बताया था मैंने? राजकीय खेल हो गया मलखंभ, राजकीय मछली हो गई। एक फैक्ट यहाँ पे छूट रहा है, एक नहीं दो फैक्ट यहाँ पे छूट रहे हैं। देखो मैं यहीं पे आप लोगों को बता देती हूँ, यहाँ पे बता देती हूँ, है ना। देखो यहाँ पे क्या फैक्ट छूट रहा है। एक राजकीय नृत्य होता है। क्या होता है? राजकीय नृत्य। ये नहीं बताया मैंने आप लोगों को, है ना। एक होता है राजकीय नृत्य और एक होता है क्या? राजकीय नाट्य। इन दोनों में डिफरेंस है। ठीक है ना, दोनों का एक मत समझना, ये दोनों अलग अलग है। ये एक राजकीय नृत्य है जिसको डांस बोलते हैं, ठीक है, और एक दूसरा क्या है? राजकीय नाट्य है ये। ठीक है, तो राजकीय नृत्य क्या है मध्य प्रदेश का? मध्य प्रदेश का राजकीय नृत्य क्या है? राई। क्या है राजकीय नृत्य? क्या है? राई। राई मेनली कहाँ किया जाता है? बुंदेलखंड क्षेत्र में। कहाँ किया जाता है? बुंदेलखंड क्षेत्र में। ये वाला क्षेत्र होता है ना बुंदेलखंड वाला, पन्ना, छतरपुर, सागर, ये वाला क्षेत्र क्या होता है? बुंदेलखंड। तो मध्य प्रदेश का राजकीय नृत्य क्या है? राई। ये कहाँ मेनली कहाँ होता है? तो ये होता है बुंदेलखंड में। कहाँ होता है? बुंदेलखंड। ठीक है, और बुंदेलखंड में ये राई नृत्य जो है ये शुभ अवसर में किया जाता है। एक मृदंग वाद्य यंत्र होता है। क्या होता है? मृदंग वाद्य यंत्र होता है, उसको बजाया जाता है और राई नृत्य किया जाता है। ठीक है, किस क्षेत्र में? बुंदेलखंड क्षेत्र में। ये राई नृत्य जो है ना, राई नृत्य एक बघेलखंड में भी होता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ बुंदेलखंड में होता है, ये बघेलखंड में भी होता है। ठीक है, लेकिन बघेलखंड में ना, बघेलखंड में ढोलक बजाई जाती है। क्या बजाई जाती है? तो ढोलक बजाई जाती है। ठीक है,
बघेलखंड में ढोलक बजाई जाती है और बुंदेलखंड में मैंने आपको क्या बताया, मृदंग बताया। ये एक वाद्य यंत्र होता है, ठीक है ना। तो राई नृत्य होता है, राजकीय नृत्य क्या है मध्य प्रदेश का, राई। ये मेनली कहाँ होता है, बुंदेलखंड में। बुंदेलखंड में कब किया जाता है, शुभ अवसरों में किया जाता है। और कब, मतलब मृदंग वाद्य यंत्र बजाया जाता है और राई नृत्य किया जाता है। और राई नृत्य बघेलखंड में भी किया जाता है, लेकिन वहां मृदंग की जगह क्या बजता है, ढोलक बजाया जाता है। और कब किया जाता है भाई, शुभ अवसरों में किया जाता है, विवाह हो, जन्म हो, कुछ भी हो, मतलब कोई अच्छी चीज का होता है ना शुभ अवसर, जब भी आते हैं तब ये नृत्य किया जाता है। और उसी तरह राजकीय नाट्य क्या है, तो राजकीय नाट्य क्या है, माच। क्या है राजकीय नाट्य, माच। ये मेनली माच कहाँ होता है, ये होता है मालवा क्षेत्र में। कहाँ होता है, मालवा क्षेत्र। मालवा कहाँ है, जो पश्चिमी मध्य प्रदेश है ना, उस क्षेत्र में है एक मालवा, ठीक है। फिर अभी हम लोग पढ़ेंगे तो फिर मैं आप लोगों को डिटेल से इसकी पूरी स्थिति बताऊंगी, ठीक है। तो मध्य प्रदेश का राजकीय नाट्य क्या है, माच। ये कहाँ होता है, मालवा क्षेत्र में, ठीक है ना। ये दो फैक्ट अब आप लोगों को याद रहेगा, राजकीय नृत्य है राई और राजकीय नाट्य क्या है, माच। ठीक है, 1 मिनट रुकना। चलो अब देखते हैं क्या आगे। ये हमारी पूरी प्रतीक चिन्ह की पूरी कहानी खत्म हो गई, ठीक है ना। अब मैंने आप लोगों को ऐसा पढ़ाया ना कि आप लोगों को कहीं दूसरी जगह जाना ही नहीं पड़ेगा। इसके अलावा आप लोगों को और कुछ पढ़ना ही नहीं है, इतना ही बहुत इनफ है, ठीक है। अब हमारी स्टोरी शुरू होती है किसकी, जिले और संभाग की। किसकी शुरू होती है, जिले और संभाग की। तो चलो शुरू करते हैं कि मध्य प्रदेश में कितने जिले हैं, कितने संभाग हैं, कब बने, कैसे बने, इन सब की चलो ये शुरू करते हैं हम क्या, स्टोरी, ठीक है। इसके पहले आप लोग थोड़ा सा जानो, यहाँ पे मैं आप लोगों को बताती हूँ किसमें, प्रशासनिक संरचना, ठीक है ना। यहाँ पे देखो आप लोग क्या, प्रशासनिक संरचना। पहले आप प्रशासनिक संरचना को देखो, तब तो पता चलेगा कि जिले संभाग ये सब आए कहां से, है ना। तब तो उसके बारे में पढ़ेंगे। प्रशासनिक संरचना, तो इसको हम किस में पढ़ते हैं, इसको हम पढ़ते हैं पिरामिड्स में, ठीक है ना। ऐसे अगर आप बनाओगे ये, तो इसमें सबसे ऊपर जो है ना, सबसे ऊपर कौन सी संकल्पना होती है, तो सबसे ऊपर क्या होता है, राज्य। क्या होता है हमारा, राज्य। फिर राज्य के नीचे क्या आता है, सबसे ऊपर क्या होता है, राज्य। राज्य के नीचे क्या आता है, जिला, सॉरी संभाग। संभाग के नीचे क्या आते हैं, जिले। जिले के नीचे क्या आती है, तहसील। और तहसील के नीचे सबसे नीचे क्या आता है, तो तहसील के सबसे नीचे क्या आता है, तो गांव। क्या आता है, गांव। ये क्या होती है, प्रशासनिक संरचना होती है। क्या होती है, प्रशासनिक संरचना होती है, ठीक है। तो क्या बताया मैंने, ये सबसे ऊपर क्या है, तो ये सबसे ऊपर क्या है, राज्य। क्या है, राज्य। फिर क्या आता है, फिर आता है उसके नीचे क्या आता है, संभाग आते हैं। क्या आते हैं, संभाग। जिले और संभाग पढ़ने से पहले उसकी पूरी कहानी पढ़ लेते हैं, ठीक है। फिर संभाग के बाद क्या आता है, तो संभाग के बाद हमारे क्या आते हैं, जिले आते हैं, ठीक है। फिर उसके जिले के नीचे क्या आती है, तो ये जिले के नीचे आते हैं क्या, तहसील। और तहसील के बाद सबसे नीचे आते हैं क्या, गांव। क्या आते हैं, गांव, या जिसको क्या बोलते हैं, ग्राम। क्या बोलते हैं, अरे क्या हो गया, हाँ। सबसे नीचे क्या आते हैं, तो सबसे नीचे क्या आते हैं, ग्राम, या जिसको क्या बोलते हैं, गांव, ठीक है। तो आप लोगों को पता है राज्य में सबसे क्या होता है, तो राज्य में क्या होते हैं, मुख्यमंत्री होते हैं। ये क्या हो रहा है, राज्य में क्या होते हैं, तो राज्य में मुख्यमंत्री होते हैं, और क्या होते हैं, राज्यपाल होते हैं प्रमुख के रूप में। राज्य में कौन होते हैं, मुख्यमंत्री होते हैं, और साथ ही में कौन होते हैं, तो राज्यपाल भी होते हैं ना। फिर संभाग में कौन होते हैं, तो संभाग में कौन होते हैं, संभाग आयुक्त, जिनको क्या बोला जाता है, कमिश्नर। क्या बोलते हैं, कमिश्नर बोलते हैं। क्या मैं लिख दूं यहाँ पे आप लोगों के लिए, देखो लिख भी देती हूँ मैं आप लोगों के लिए। क्या होते हैं ये, संभाग आयुक्त होते हैं। क्या होते हैं, यहाँ पे क्या होते हैं, संभाग में प्रमुख कौन होते हैं, तो संभाग आयुक्त, जिनको आप लोग कमिश्नर के नाम से भी जानते होंगे, है ना।
क्या बोलते हैं? कमिश्नर। ठीक है। और फिर जिले में अगर आप देखोगे तो जिले में कौन होता है? जिलाधीश। कलेक्टर जिसको बोलते हो ना आप लोग, डीएम, सब वही है, जिलाधीश। ठीक है। फिर तहसील में अगर आप देखोगे तो तहसील में कौन होता है? तहसीलदार। ठीक है। कौन होता है तहसील में? तहसीलदार। फिर गांव में अगर देखोगे तो गांव में कौन होते हैं? अगर प्रशासन की तरफ से जाता है तो कौन होता है? सचिव होता है। और सचिव के अलावा और कौन होते हैं? तो सरपंच होते हैं, पंच होते हैं, उप सरपंच भी बनाए जाते हैं, है ना। ये सारी चीजें होती है। ठीक है। तो सबसे पहले हमारी क्या आती है? प्रशासनिक संरचना। प्रशासनिक संरचना में सबसे ऊपर कौन आता है? तो हमारा राज्य आता है। क्या आता है? राज्य आता है। राज्य के अंदर क्या आता है? संभाग आते हैं। संभाग के अंदर क्या आते हैं? जिले आते हैं। जिले के अंदर क्या आती है? तहसील आती है। और तहसील के अंदर क्या आते हैं? सबसे नीचे गांव। और ये जो गांव होते हैं ना, ये जो गांव है, इसको बोलते हैं प्रशासन की सबसे छोटी इकाई। सबसे नीचे है ना, तो क्या होती है? सबसे छोटी इकाई होती है प्रशासन की, सबसे निचली इकाई बोल सकते हो, या सबसे छोटी इकाई, कुछ भी बोल सकते हो। ठीक है। प्रशासनिक संरचना की, या फिर प्रशासन की लिख लो, प्रशासन की सबसे छोटी इकाई, सबसे छोटी यूनिट, सबसे छोटी इकाई। ठीक है। समझ में आ गया ना। आखिर ये संभाग, ये जिले कहाँ से आए? तो हम किस राज्य के बारे में पढ़ रहे हैं? हम पढ़ रहे हैं किसके बारे में? मध्य प्रदेश के बारे में। किसके बारे में हम पढ़ रहे हैं? मध्य प्रदेश के बारे में। तो अब हम जानेंगे क्या? मध्य प्रदेश के संभाग के बारे में और मध्य प्रदेश के जिलों के बारे में। तहसील और गांव हम बाद में देखेंगे। ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं। ये रहा हमारा मैप। ठीक है। तो संभाग क्या होते हैं? संभाग को क्या बोलेंगे? संभाग का प्रमुख क्या बताया था मैंने? संभाग आयुक्त। क्या बताया था मैंने? संभाग आयुक्त, जिसको कमिश्नर भी बोलते थे। ठीक है। तो संभाग को क्या बोलेंगे? यह प्रशासन की एक संरचना है जो क्या कहलाती है? जिलों का समूह। क्या होता है ये? जिलों का समूह, यानी बहुत सारे जिलों का जो समूह बनता है, उससे क्या बनते हैं? तो उससे बनता है क्या? हमारा संभाग। क्या बनता है उससे? हमारा संभाग। अब बात करते हैं क्या? मध्य प्रदेश की। अब किसकी बात करते हैं? मध्य प्रदेश की। कि मध्य प्रदेश में कितने संभाग हैं, कितने जिले हैं, मैं आप लोगों को यहाँ पे थोड़ा सा बताती हूँ। ठीक है। जब हमारा मध्य प्रदेश बना था, हमारा मध्य प्रदेश कब बना था? हमारा मध्य प्रदेश बना था 1 नवंबर 1956 को। हमारा मध्य प्रदेश कब बना था? मैंने आप लोगों को ये सारी चीजें पढ़ाई थी ना। कब बना था? 1 नवंबर 1956 को। जब हमारा 1956 में मध्य प्रदेश बना था, उस समय में मध्य प्रदेश में कितने जिले और संभाग होते थे? तो मध्य प्रदेश में होते थे 43 जिले। कितने? 43 जिले और 7 संभाग। कितने संभाग? 7 संभाग। अभी हम ये भी पढ़ेंगे कि ये 7 संभाग कौन कौन से थे, कब बने थे, ये सारी चीजें भी अभी, ठीक है, हम देखेंगे। तो जब हमारा मध्य प्रदेश बना था कब? 1 नवंबर 1956 को। तब हमारे पास कितने जिले थे? 43 जिले थे और 7 संभाग थे। ठीक है। फिर जब 1 नवंबर 2000 को जब मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ क्या हो गया था? विभाजित हो गया था। ये एक फैक्ट है जिसको आप लोग याद रखना है। 1 नवंबर 2000 को जब मध्य प्रदेश से क्या हो गया था? मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ का क्या हो गया था? विभाजन हो गया था। तब मध्य प्रदेश में कितने जिले बचे थे? तो मध्य प्रदेश में रह गए थे कितने? 45 जिले। 45 जिले और कितने संभाग? 9 संभाग। कितने संभाग रह गए थे? तो 9 संभाग। ठीक है। ये याद रहेगा ना आप लोगों को? ठीक है। ये फैक्ट याद रहेगा ना। 1 नवंबर 1956 में जब मध्य प्रदेश बना था, तब कितने जिले थे? 43 जिले थे और 7 संभाग थे। और जब 1 नवंबर 2000 को मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ अलग हो गया था, तब मध्य प्रदेश के पास कितने जिले बचे थे? 45 जिले बचे थे और 9 संभाग बचे थे। ठीक है। तो ये देखो यहाँ पे अभी हम संभाग की बात कर रहे हैं। तो मध्य प्रदेश में कितने संभाग हैं? 9 संभाग। अभी सॉरी, कितने संभाग हैं? 10 संभाग हो गए हैं। कितने संभाग हो गए हैं? 10। तो देखो यहाँ पे 10 संभाग के बने हुए हैं। यहाँ पे ये सबसे ऊपर एक है, इसको क्या बोलते हैं? तो इसको बोलते हैं क्या? चंबल संभाग।
सबसे पहला ये कौन सा है, तो ये है चंबल संभाग। ठीक है, फिर ये दूसरा वाला आप यहाँ पे देखोगे, ये वाला कौन सा है, तो ये है ग्वालियर संभाग। कौन सा है ये मैं अभी आज की स्थिति आप लोगों को बता रही हूँ। ठीक है, ठीक है ना, ये आज की स्थिति में आप लोगों को बता रही हूँ कि मध्य प्रदेश में अभी वर्तमान में कितने संभाग है, 10। तो ये पहला वाला कौन सा था, तो ये चंबल संभाग था, इसको चंबल संभाग नाम दिया गया है। दूसरा कौन सा हो गया, ग्वालियर संभाग। उसके बाद ये आप नीचे देखोगे ना, ये तीसरा, ये दिख रहा है ना आप लोगों को, ये मैं बना रही हूँ आप लोगों के लिए, ये कौन सा है, तो ये भोपाल संभाग है हमारा। तीसरा तीसरा कौन सा हो गया, भोपाल संभाग। फिर आप इधर देखो, ये कौन सा संभाग है, ये इस तरफ है, ये उज्जैन संभाग। कौन सा संभाग है ये है हमारा चौथा हो गया, कौन सा, उज्जैन संभाग। उसके नीचे ये वाला हो गया, उसके नीचे ये कौन सा संभाग है, तो ये वाला संभाग है कौन सा, इंदौर संभाग। कौन सा हो गया ये हमारा, इंदौर संभाग। फिर यहाँ देखोगे आप, ये नीचे कौन सा है, तो ये है नर्मदापुरम संभाग। कौन सा है ये, नर्मदापुरम संभाग, जिसको पहले होशंगाबाद संभाग के नाम से भी जानते थे, बाद में इसका नाम चेंज किया गया है और क्या नाम रख दिया गया है, तो नाम रखा गया है क्या, नर्मदापुरम संभाग। तो अब हम क्या बोलेंगे इसको, नर्मदापुरम संभाग बोलेंगे। ठीक है, फिर यहाँ देखते हैं ये कौन सा संभाग है हमारा, तो ये पूरा हमारा कौन सा संभाग है, तो ये है सागर संभाग। ये है ना, ये 7वां नंबर, ये कौन सा है, ये है सागर संभाग। फिर उसके बाद यहाँ ये वाला आता है, यहाँ ये देखोगे तो ये कौन सा संभाग है, ये है रीवा संभाग। 8वें नंबर में कौन सा है ये, रीवा संभाग। कौन सा है, रीवा। फिर उसके बाद ये छोटा सा आप एकदम देखोगे ना, ये वाला, ये तो ये है 9वां संभाग, ये है 9वां संभाग। और ये कौन सा है, ये हो जाएगा हमारा 9वां संभाग जबलपुर, ये वाला। ठीक है, और ये वाला हमारा आखिरी हो जाएगा 10वां, और इसका नाम क्या है, शहडोल। क्या है ये, शहडोल। ठीक है ना, 10 संभाग हो गए ना। मैंने कौन कौन से नाम लिख लो पहले आप लोग यहाँ पे, 10 संभाग कौन कौन से हैं, पता भी होना चाहिए कि कौन कौन से संभाग है। पता चले कोई भी उठ के आपसे बोले कि क्या दमोह संभाग है, तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि दमोह जिला है या संभाग है। अगर दमोह जिला है, संभाग नहीं है, तो दमोह जिला किस संभाग के अंदर आता है, आपको ये भी पता होना चाहिए, है ना। तो सबसे पहले कौन सा संभाग बताया मैंने आप लोगों को, चंबल संभाग बताया, है ना। क्या बताया, चंबल संभाग बताया। फिर मैंने कौन सा बताया, दूसरा कौन सा था, ग्वालियर संभाग। ठीक है ना। फिर मैंने कौन सा बताया आप लोगों को, ग्वालियर के बाद, ग्वालियर के बाद बताया मैंने आप लोगों को, ये कौन सा था, भोपाल संभाग हो गया एक। क्या हो गया, भोपाल संभाग हो गया। फिर कौन सा हो गया, एक हो गया उज्जैन संभाग हो गया। कौन सा हो गया, उज्जैन संभाग। फिर अगला कौन सा हो गया, अगला हो जाएगा कौन सा, इंदौर संभाग। कौन सा हो गया, इंदौर। फिर अगला देखो, अगला संभाग कौन सा था, तो ये था नर्मदापुरम। क्या था, नर्मदापुरम संभाग हो गया एक। ठीक है, फिर अगला कौन सा है, फिर अगला मैंने यहाँ पे कौन सा बताया था, सागर। कौन सा संभाग है, सागर। अभी हम लोग ये भी पढ़ेंगे कि ये जो नए नए जिले बने हैं ना, तो वो किस संभाग के अंदर जुड़े हुए हैं। ठीक है ना, अभी हम पढ़ेंगे। ठीक है, फिर सागर संभाग के बाद कौन सा हो गया, सागर के बाद हो गया कौन सा, ये रीवा संभाग। कौन सा हो गया, रीवा संभाग। ये देखो दिख रहा है ना, ये है रीवा संभाग। 8वें नंबर में जो लिखा हुआ है ना, ये है कौन सा, रीवा संभाग। फिर 2 बचे हुए हैं, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ। एक कौन सा छूट गया, एक वहां पे छूटा हुआ है, कौन सा, जबलपुर संभाग। कौन सा है, जबलपुर संभाग। और फिर एक आखिरी संभाग बचता है, कौन सा संभाग बचा है, शहडोल। ठीक है ना, शहडोल। मैंने आप लोगों को अभी बताया था ना कि जब 2000 में जब छत्तीसगढ़ अलग हुआ था, तो मध्य प्रदेश में कितने संभाग रह गए थे, 9 संभाग। और 10वां संभाग कौन सा था, तो ये लास्ट वाला जो है ना, ये शहडोल। यही संभाग है जो सबसे आखिरी में जुड़ा है। और अभी तक हमारे पास संभागों की टोटल संख्या कितनी है, तो हमारे पास संभाग कितने हैं टोटल, 10। कितने हैं, 10। ये हो गया क्या, हमारे संभाग हो गए। ठीक है ना। फिर आगे देखो, ये देखो मैंने आप लोगों के लिए एक मैप और रखा हुआ है यहाँ पे। वहां पे क्या हम सिर्फ संभाग जान रहे थे, अब हमको यहाँ पे क्या जानना होगा
कि किस संभाग के अंदर कितने जिले आते हैं और कौन कौन से जिले आते हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पे थोड़ा सा देख लो आप लोग। यहाँ पे मैंने आप लोगों को क्या नाम बताया था, मैं दूसरी पेन चेंज कर लेती हूँ, रेड ले लेती हूँ, है ना, दिखेगा ये आप लोगों को। ये संभाग मैंने सबसे ऊपर आप लोगों को कौन सा बताया था, ये मैंने आप लोगों को बताया था कौन सा, चंबल संभाग। क्या बताया था मैंने आप लोगों को, चंबल संभाग। इसके अंदर कितने जिले आते हैं, अब अपन लोगों को ये पढ़ना है, ठीक है ना। तो कितने जिले आते हैं, 1 2 3, तो कितने जिले आते हैं चंबल संभाग के अंदर, तो 3 जिले आते हैं। कितने जिले आते हैं, 3 जिले आते हैं। फिर ये दूसरा वाला संभाग मैंने आप लोगों को बताया था, है ना, ये दूसरा संभाग मैंने बताया था, क्या नाम बताया था मैंने इसका, ये दूसरे वाले का मैंने नाम बताया था, कहाँ पे लिख दूं, यहाँ पे लिख देती हूँ, है ना। ये दूसरा का क्या नाम बताया था मैंने, ग्वालियर संभाग। ठीक है ना, ग्वालियर संभाग। अब इसके अंदर कितने जिले आते हैं, तो 1 2 3 4 5, कितने जिले आते हैं, तो इसके अंदर आते हैं कितने, 5 जिले। कितने जिले आते हैं, 5 जिले। ये नंबर आप लोगों को याद रखना है, भूलना नहीं है, ठीक है। फिर उसके बाद अगर यहाँ का हम देखते हैं, यहाँ का देखते हैं, तो ये कौन सा संभाग मैंने बताया था, देखो मैं ड्रॉ करती जा रही हूँ आप लोगों को, आप लोग फोकस करना है यहाँ पे, ठीक है ना। ये कौन सा संभाग मैंने बताया था आप लोगों को, तो ये संभाग मैंने आप लोगों को बताया था उज्जैन। क्या बताया था मैंने आप लोगों को, ये संभाग क्या नाम था इसका, उज्जैन संभाग। अब इसके अंदर कितने जिले आते हैं, काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है ना। कितने जिले आते हैं उज्जैन संभाग के अंदर, 7 जिले आते हैं। कितने जिले आते हैं, 7 जिले आते हैं। फिर उसके बाद उज्जैन के नीचे मैंने कौन सा संभाग बताया था, उज्जैन के नीचे है कौन सा, इंदौर। उज्जैन के नीचे कौन सा संभाग है, तो ये है कौन सा, इंदौर संभाग। ये देखो यहाँ पे मैं नाम लिख देती हूँ, क्या है, इंदौर संभाग। एकदम आराम से पढ़ा रही हूँ, है ना मैं आप लोगों को। 1 2 3 4 5 6 7 8, कितने जिले आते हैं, तो इंदौर संभाग के अंदर 8 जिले। ये नंबर याद रखना है। उज्जैन संभाग के अंदर कितने जिले आते हैं, 7, और इंदौर संभाग के अंदर कितने जिले आते हैं, तो 8, ठीक है। फिर उसके बाद अगला कौन सा है, ये वाला संभाग अगर आप देखोगे, ये है, तो ये इसका नाम क्या है, इसका नाम मैंने बताया था आप लोगों को, क्या, भोपाल संभाग। कहाँ पे नाम लिख दूं मैं, यहाँ पे लिख देती हूँ, है ना, ये, या फिर यहीं पे लिख देती हूँ। ये कौन सा है, भोपाल संभाग। और भोपाल संभाग मैंने बताया था ना, यहाँ से कर्क रेखा होती है और भोपाल के 5 जिलों से होकर जाती है, बताया था ना। तो भोपाल के अंदर कितने जिले हैं, भोपाल संभाग के अंदर, भोपाल संभाग के अंदर 5 जिले हैं। फिर भोपाल के नीचे कौन सा संभाग आता है, तो इसके नीचे आता है कौन सा, नर्मदापुरम संभाग। कौन सा आता है, तो ये आता है कौन सा, इसको नीचे लिखते हैं, नाम नहीं आएगा यहाँ पे, है ना। ये हो जाएगा कौन सा, नर्मदापुरम संभाग। नर्मदापुरम संभाग। और इसके अंदर कितने जिले आते हैं, तो इसके अंदर 3 जिले आते हैं, ठीक है ना। चंबल संभाग के अंदर ऊपर जो था उसमें भी 3 जिले थे, और यहाँ सबसे नीचे जो है नर्मदापुरम संभाग, इसमें भी कितने जिले आते हैं, तो 3 जिले आते हैं ना। फिर उसके बाद यहाँ आप देखोगे तो ये कौन सा संभाग था, ये संभाग था हमारा कौन सा, सागर, है ना। क्या था ये, मैं आप लोगों को मैप से पढ़ा रही हूँ ताकि आप लोगों को बिल्कुल डाउट ना रहे। तो ये संभाग का नाम क्या था, सागर। क्या था, सागर। और इसके अंदर कितने जिले आते हैं, 1 2 3 4 5 6, कितने जिले आते हैं, तो 6 जिले आते हैं। कितने जिले आते हैं, 6 जिले आते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद ये वाला मैंने संभाग बताया था, तो इस संभाग का नाम क्या बताया था मैंने, इसका नाम मैंने बताया था क्या, रीवा संभाग। क्या नाम बताया था मैंने इसका, अरे इस संभाग का नाम मैंने क्या बताया था, तो रीवा। क्या बताया था, रीवा संभाग। अब इसके अंदर कितने जिले आते हैं, काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6, कितने जिले आते हैं, तो 6 जिले आते हैं। कितने जिले आते हैं, 6। फिर उसके बाद हमारा कौन सा था, ये वाला हो गया, ये नीचे तरफ है, ये कौन सा संभाग है, तो ये है क्या हमारा, जबलपुर संभाग। ये कौन सा संभाग है हमारा, ये कौन सा संभाग हो गया, तो ये हो गया हमारा जबलपुर संभाग। अब इसके अंदर कितने जिले आते हैं, काउंट करो जल्दी से, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कितने जिले आते हैं, तो 9 जिले आते हैं।
और फिर आखिरी हमारा 10वां संभाग है, ये कौन सा है, तो ये है शहडोल संभाग, सबसे आखिरी बना हुआ संभाग है, ठीक है ना। इसका क्या नाम है, शहडोल। और इसके अंदर भी कितने जिले आते हैं, तो 1 2 3, ठीक है ना। कितने जिले आते हैं, 3। ये हो गया हमारी संभाग की कहानी, ठीक है ना। क्या क्या बताया मैंने, चंबल संभाग में कितने जिले आते हैं, 3। फिर आता है ग्वालियर, ग्वालियर संभाग में कितने आते हैं, तो 5 जिले आते हैं। फिर आता है भोपाल संभाग, इसमें भी कितने, 5 जिले आते हैं। फिर नर्मदापुरम संभाग का कितने जिले थे, 3। फिर यहाँ पे कौन सा था, उज्जैन संभाग, इसमें कितने जिले आते हैं, तो 7 जिले आते हैं, ठीक है। फिर इंदौर संभाग था, इंदौर संभाग में कितने थे, तो 8 जिले थे। फिर यहाँ था कौन सा, जबलपुर संभाग था, इसमें कितने थे, 9 जिले थे। सागर संभाग था, इसमें कितने जिले थे, तो 6 जिले थे। रीवा संभाग था, जिसमें कितने जिले थे, 6 जिले थे। शहडोल में कितने जिले हैं, तो 3 जिले हैं। जबलपुर का हो गया 9 जिले, ठीक है। अब इसके आगे और क्या है, इसके आगे अभी हम लोग बहुत सारी चीजें पढ़ने वाले हैं, ठीक है ना, कि कौन सा संभाग कब बना, उसका मुख्यालय क्या है, कहाँ स्थित है। फिर ये जो 3 जिले हैं इनका क्या नाम है, फिर ये जिले जो है कब बने हैं। बहुत लंबी कहानी अभी बची हुई है और टाइम थोड़ा ज्यादा हो रहा है, तो मैं आप लोगों की क्लास को लंबा नहीं करती हूँ। आज के लिए इतना ही रखते हैं। अगर आप लोगों को ये क्लासेस पसंद आ रही हूँ तो अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, लाइक करिएगा। बहुत जल्दी मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास के साथ। जय हिंद।